सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। ईरान जंग के बायस जहां पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, वहां पर पाकिस्तान में महज एक महीने में 2 दफ़े फ्यूल प्राइस में इजाफा किया गया है और इसका असर सिर्फ आम आवाम तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि हर कारोबारी तबके पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा और मईशत से जुड़े हुए हर शोबे के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, सुबह पेट्रोल डलवाने से लेकर आप जो भी खरीदारी करते हैं, आप साबुन खरीद रहे हैं, आप शैम्पू खरीद रहे हैं, आप खाने के लिए सब्जियां खरीद रहे हैं, आप फ्रूट खरीद रहे हैं, आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो आपको पहले की निस्बत ज़्यादा महंगा मिलेगा। इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मरूफ बिजनेसमैन, चेयरमैन एकेडी ग्रुप, जनाब अकील करीम डैडी साहब। अकील भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप क्या समझ रहे हैं कि पहले तो गवर्नमेंट ये कहती रही कि किल्लत नहीं है, हुकूमती वज़रा के बयानात आते रहे कि हमारे पास आ रहे हैं बहरी जहाज़, कोई मसला नहीं है। फिर हमने देखा कि अचानक से जो है वो रातों रात इजाफा कर दिया गया। तो अब आप क्या समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक है, क्योंकि जब जंग हो रही हो, क्रूड की प्राइस बढ़ी है, ब्रेंट की प्राइस बढ़ी है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के बहुत बड़ी गलती की है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जब प्राइस आप बढ़ाते हैं, पहली दफ़ा जब गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई तो उसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ गई। पेट्रोल की सेल बढ़ी, डीजल की सेल बढ़ी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 200 रुपये आप डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, 100 रुपीज़ आप पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, और जितने लोग हैं उन्होंने ये स्टॉक्स ले गए अपनी पॉकेट में, और उसकी वजह से ये डिमांड बढ़ी। जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, आपने उनको मौका दिया। अब वो आज की प्राइस जो बढ़ी है उसके ये बेनिफिशरी बन गए। अगर गवर्नमेंट न बढ़ाती, ये लोग और स्टॉक करते। आप जितना भी पेट्रोल इंपोर्ट करते, जब रुपए की चीज़ 50 पैसे में मिलेगी तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को आम आदमी को बचाना है। अब उसको बचाने के लिए सिर्फ पेट्रोल की प्राइस, जैसे आपने अभी बताया कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के साथ हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आम आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जो 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए कमाने वाले लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका बेस्ट तरीका है कि गवर्नमेंट पेट्रोल मोटर बाइक के लिए फ्री कर दे। पूरे महीने की 150 अरब की सब्सिडी होगी। आपने पिछले 3 हफ्ते में जो सब्सिडी दी है ये 200 अरब हो चुकी है। तो सब्सिडी ऐसी दें जो पुअर को मिले, बड़े को लोगों को ना मिले। तो आज का डिसीजन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का अच्छा है, लेकिन अब गवर्नमेंट को दूसरे क्या डिसीजन लेने, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दे, बाकी चीजों में कोशिश करें कि सपोर्ट मैक्सिमम करें। अगर इस तरह का हम सपोर्ट करेंगे तो आवाम में परेशानी नहीं। अच्छा अकील भाई, जब गवर्नमेंट ये सब्सिडी देने जा रही थी तो आपने राब्ता किया हो या आपसे किया गया हो, तो आपने ये सजेशन इनपुट नहीं दिया कि जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को सस्ता? हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, सब्सिडी फॉर पुअर, सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती है, सब्सिडी जो हम देते हैं वो सब लोगों को देते हैं, अमीर गरीब। गरीब आदमी 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, उसको 1 लीटर चाहिए। अकील डैडी को 50 लीटर चाहिए, तो 50 लीटर को किस बात की सब्सिडी? अभी तक जंग जारी है, तो क्या आप देख रहे हैं कि मजीद भी इजाफा हो सकता है? आपको ये बताया, पेट्रोल की प्राइस तो कम बढ़ी है, डीजल की तो और ज़्यादा बढ़ी है, और डीजल का इस्तेमाल बहुत होता है। शिपिंग कंपनी है, जितने भी हैं, ये सब का डीजल का इस्तेमाल बहुत है। पोर्ट पे सारा डीजल का इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करे फॉर पुअर, और प्राइस को पास ऑन फौरन कर दे। गवर्नमेंट को जरूरत, जब अगर पास ऑन करेंगे तो डिमांड कम होगी। आपने सब्सिडी दी, उस वजह से डिमांड बढ़ी है, और जिन जिन लोगों ने इसको स्टोर किया है, स्टोरेज में डाला है, उन्होंने पैसे बनाए। और आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, ये आपकी अपनी गलती है। आपकी गलती से अगर किसी ने फायदा उठाया है तो अब आप छापे नहीं मार सकते, लोगों को पकड़ दकड़ नहीं कर सकते, उससे और पैनिक होता है। आप अपने डिसीजन राइट टाइम पे लें ताकि किसी को एडवांटेज ना हो।
तो आप क्या समझते हैं कि यानी अगर गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से स्टोर किया गया तो जो कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो फिर क्या गवर्नमेंट के पहले कैलकुलेशन नहीं थी? देखें, गवर्नमेंट में एक लोग नहीं होते, बेताशा लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसका बेनिफिशियरी हो सकते हैं, मैं यकीन से नहीं कहता। बहुत सारे लोग हैं उसके बेनिफिशियरी ना भी हों, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं कि भाई हमने 200 रुपये सब्सिडी डीजल पे दिए, 120 रुपये सब्सिडी हमने पेट्रोल पे दिए, तो सुनने वाला बेनिफिट लेगा। तो हमें वो शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी पॉलिसी मजबूत बनानी है। उस पॉलिसी का कोई बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, बस सब इक्वल है। अच्छा अकील भाई, हमारे ही प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने पीआईए के हवाले से कहा था कि हाई जेट फ्यूल प्राइस जो इंक्रीज़ हुई हैं तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए पीआईए चलाना। आप भी पीआईए के मालकान में शामिल हैं, तो क्या उसके बाद फिर गवर्नमेंट से, हुकूमत साइड से बात हुई? तो बहुत छोटे से पार्टनर है। देखें, आरिफ भाई का अपना बयान अपनी जगह पे, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन देखें इस वक्त मैंने आपको क्या कहा, इमरजेंसी सिचुएशन है, जेट फ्यूल की प्राइस बढ़ी है, क्रूड की प्राइस उतनी नहीं बढ़ी, रिफाइंड जेट फ्यूल की प्राइस डबल से ज़्यादा हो गई और टिकट भी महंगे हो गए। तो ये तो नहीं है कि हमने कोई जेट फ्यूल महंगा खरीद के टिकट सस्ते बेच रहे हैं। हर आदमी अपना बिजनेस वारे में आता है तो ही करता है जी। पीआईए ने, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि टिकट सस्ते नहीं किए होंगे, कुछ महंगे ही किए होंगे। हाँ, वॉल्यूम स्लो हो जाता है, जब चीज़ें महंगी होती है तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की भी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हम सब्सिडी को पास ऑन करें ताकि डिमांड कम हो। डिमांड कम होगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा तो पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी होगा। अच्छा अकील भाई, स्टॉक एक्सचेंज के आप किंग हैं, अभी स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे होते हैं कि एक वक्त में बहुत ऊपर जा रही होती है और दूसरे वक्त में, दूसरे ही दिन बहुत नीचे जा रही होती है, और आजकल एक बड़ी डिबेट हो रही है T+2 1 T+1, तो ये क्या है T+2 1? देखें, अभी पिछले दिनों T+1 इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी मुखालफत भी ज़्यादातर लोगों ने की है। एक ब्रोकर एसोसिएशन है, उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है। अब मेरा अपना ख्याल है कि जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लाते हैं तो उस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि T+1 लाने का आपको कोई राइट नहीं है, लेकिन मार्केट का लेवल 1,85,000 था, अब इंडेक्स 40,000 से बन के 1,85,000 पे चला गया और रातों रात आप आके T+1 इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। वो लोग उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे। एडजस्ट न होने की वजह भी है कि आपका बैंकिंग सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि T+1 को सपोर्ट करें। वो T+2 है, जब आप बैंक में जाते हैं ऑनलाइन की लिमिटें होती है इंडिविजुअल की, तो वो लिमिटों की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है। अब उस लिस्टेड कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज पे एक्सपेंसेस अलग हम बेयर करते हैं और नेशनल क्लियरिंग के अलग बेयर कर रहे हैं। जब आप ऐसे इदारे बनाएंगे जिसको बिला वजह आप चला रहे हैं, आज चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता, मैं वेरी फर्स्ट डे आके नेशनल क्लियरिंग को बंद कर देता, क्योंकि अब नेशनल क्लियरिंग क्यों है? जब स्टॉक एक्सचेंज एक हो गई और पहले 3 एक्सचेंज थे, अब एक हो गई, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अकील भाई, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमेशा से यही तासुर रहा है कि जो बड़े चंद सेठ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और जो छोटे कारोबारी लोग हैं वो बेचारे जो हैं या तो कम मुनाफा होता है या ज़्यादा जो है वो मुनाफा नहीं कमा पाते, नुकसान उल्टा हो जाता है। तो फिर जो छोटे कारोबारी लोग हैं जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज से भाग भी रहे हैं, तो उनको आप कैसे एतमाद में लेके? देखिए, मैं ये बात आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी एक्सचेंज में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, लेकिन इस तरह के जब इवेंट होते हैं ना तो आम इन्वेस्टर सफ़र करता है। और स्पेशली पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर कम क्यों हैं, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते। आज हमारे इन्वेस्टर बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर स्टॉक का रुख कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये T+1 और ये जंग दो चीजें ऐसी हुई जो इन्वेस्टर थोड़ा पीछे हटा है। ओके, ये उसकी दोनों फैक्टर्स हैं। हाँ, T+1 वाला और वॉर वाला। T+1 भी एक फैक्टर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि T+1 की वजह से, क्योंकि साथ में जंग भी शुरू हो गई जी। तो दो इम्पैक्ट साथ आ गए। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसकी वजह से ज्यादा या किसकी वजह से कम। हाँ, लेकिन ये पैनिक जरूर हुआ है और इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, मार्केट के इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहिए। और मार्केट के इंटरेस्ट तो हम डिफेंड नहीं कर रहे, हम सब अपनी अपनी अना बना लेते हैं, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, इस तरह के इशू होने नहीं चाहिए। फ्रंट लाइन रेगुलेटर स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि इस मामले में अगर आपको लगता है नहीं ये T+1 पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, आप यस कह दो। अगर आपको लगता है कि नहीं T+1 इस वक्त नहीं रह सकता तो ठीक है, आप उसको चेंज कर दें। क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर अगर इस तरह के बयान दे तो ब्रोकर भी तकलीफ में चला जाता है। अब हमारे पास लोगों के टेलीफोन आते हैं कि भाई ये आप लोगों ने क्या कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हमारा रेगुलेटर है, जो बात रेगुलेटर कहेगा वो हमें करना है। कुछ हमारे यहाँ लोग हैं ब्रोकर ही हैं, अब उनकी नेगेटिव, हमेशा वो नेगेटिव सोच रखते हैं। पहले जब उनसे हमने पूछा कि भाई आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, तो वो हर उस चीज़ को जो वो खुद करे उसको रिफॉर्म्स कहते हैं, और जो कुछ दूसरे करें उनको वो कहते हैं ब्रोकर, इसको अपोज करते हैं। ब्रोकर ने हमेशा पाकिस्तान मार्केट को सपोर्ट किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तो ब्रोकर्स ने माशाअल्लाह, जैसे आरिफ हबीब है, यासीन लाखानी है, इनकी इस मार्केट के लिए बड़ी खदमात है, बहुत खदमात है। ये आपका CDC है, नेशनल क्लियरिंग है, ये इन्होंने मिलजुल के मेहनत करके इसको बनाया। तो हम उसको अपोज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबको कॉन्फिडेंस में लेके काम किया गया। हमने 3 स्टॉक एक्सचेंज को एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि कराची स्टॉक एक्सचेंज ही था जो 99% वॉल्यूम ट्रेड होता था, लेकिन इसके बाद भी हमने सपोर्ट किया कि अगर एक स्टॉक एक्सचेंज बनती है और लाहौर के और इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान के लोग इसी स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आके काम करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और उसके बाद हमने देखा है, हमने अपनी मार्केट को मजबूत होते हुए देखा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप डिसीजन ज़रूर लें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, जो बेहतर डिसीजन लें, लेकिन उसके लिए आप माहौल को भी देखें। मेरा ख्याल है गलतियाँ होती हैं और गलती हुई है, और उस गलती को ठीक अगर आप नहीं भी कर सकते तो ये रोज़ डेली मीटिंगें होना, ये भी मार्केट को पैनिक क्रिएट करता है। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम वकील करीम रेड्डी साहब के साथ जारी है। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट का शोबा है वो कैसे रिवाइवल की तरफ आ सकता है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। तो पाकिस्तान की मईशत का बेहतर होना, वॉर सिचुएशन हो या ना हो, नॉर्मल सिचुएशन हो, पाकिस्तान की मईशत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बेहतर पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट का बेहतर डायरेक्शन में पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। अकील भाई, गुज़िश्ता 3 सालों में 2022 से 25 तक तकरीबन 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल आखिर कब तक ऐसी रहेगी? देखिए, मैं एक बात बता दूँ, डिमांड रियाद से बहुत आई, दुबई से बहुत आई, क्योंकि ये 2 स्टेशन माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहे थे। यूरोप में डिमांड नहीं है, बल्कि वहाँ तो जॉब छूट रही है लोगों की, और हमारा रेमिटेंस बढ़ा है। तो ये पाकिस्तानी जो गए हैं उसका आपको फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको रेमिटेंस, आप समझते हैं ये ज़्यादा लेबर थी जो गई है? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ आपके पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा गए जी। और मैं हमारे अपने ऑफिस से, रिसर्च से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से काफ़ी लड़के गए और बड़ी अच्छी अच्छी जॉबें उनको मिली हैं और वो अच्छे पैसे भी बना रहे हैं।
मेरा अपना ख्याल है उसकी वजह से हमारे रिमिटर्स को बहुत सपोर्ट मिला है। हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए ऐसी कि हमारे मुल्क में पॉपुलेशन बहुत है और हमारे यहाँ जाहिर बात है कि जॉब है नहीं। जितने लोग पढ़ लिख के आते हैं उसमें से आप 70% लोग या 60% लोगों को कंपनसेट कर सकते हैं, बाकी बेचारों को तकलीफ होती है। तो कोई बाहर जाके ये भी मुल्क की खिदमत ही कर रहे हैं। हमें करना ये चाहिए कि जो ये हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं इनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। वो अगर अच्छी पॉलिसी हम बनाएं और इसको सपोर्ट करें, इसको हम अपोज ना करें, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे उनको सपोर्ट होना चाहिए। और ये बंदे आज जो रिमिटेंस भेज रहे हैं, कहाँ हमारा रिमिटेंस $20 बिलियन था और आज $42 बिलियन पे हम जा चुके हैं। ये हमारा बजट डेफिसिट जो होता है, ये ट्रेड डेफिसिट को सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। इन्हीं के रिमिटेंस की वजह से हमारा डेफिसिट नीचे आ रहा है। तो हमें पॉलिसी में इनका स्पेशल ख्याल करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान में हम इनको रोजगार दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में रोजगार तो आप दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप इनको 25 लाख रुपए सैलरी नहीं दे सकते। पाकिस्तान में इनको आप 50 लाख रुपए सैलरी नहीं दे सकते। बाहर जाके ये 25-50 लाख बना लेते हैं तो इनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है और हमें इनके रिमिटेंस से भी फ़ायदा होता है। और ये जब पाकिस्तान आते ईद वगैरह या रमज़ान वगैरह, तो ये आके पाकिस्तानी कोई डॉलर, कोई रियाल, कोई दरम ये लेके आते हैं, तो ये करेंसी मार्केट में सेल करते हैं और यही करेंसी हमारे जो डीलर होते हैं इसको जमा करते हैं और इसको वापस लेके आते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अच्छा अकील भाई, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का सेक्टर बिल्कुल बैठ गया है, तो इसका कोई रिवाइवल देख रहे हैं आप? देखिए, रियल एस्टेट अब रिवाइवल की तरफ है। गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। अभी ये गवर्नमेंट भी आने वाले दिनों में रियल एस्टेट एक पैकेज देने वाले हैं। कुछ ऐसे हर्डल्स हमने दिए हुए हैं, जैसे एडवांस इनकम टैक्स। भाई एडवांस इनकम टैक्स जो आप ले रहे हो, ये लोकल से तो ले सकते हो। एक आदमी फाइलर नहीं है, वो पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता, तो उससे एडवांस टैक्स की एडजस्टमेंट उसको कब दोगे आप? तो ये हमसे गलतियां हुई हैं और ये गलती गवर्नमेंट सुधारने वाली है। हमारा ये ख्याल है ये बहुत जल्द पैकेज आ जाएगा। जब ये पैकेज आ जाएगा तो रियल एस्टेट में पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, बल्कि बढ़ के देखें। अच्छा अकील भाई, हमेशा ताजरों को FBR से शिकायत रहती हैं और मौजूदा हुकूमत ने भी करोड़ों की गाड़ियाँ FBR को खरीद कर दी ताकि वो हदफ पूरा कर सकें, लेकिन वो हदफ पूरा नहीं कर सके। तो इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते? देखें, गवर्नमेंट को 5 साल के लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए बैंड लगानी चाहिए। आप खुद भी कुर्बानी दें। अगर आप 5 साल आपको ज़्यादा लग रहे हैं, आप 3 साल कर दें। 3 साल अगर आप अपनी नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल थोड़ा नीचे आएगा। इंपोर्ट बिल नीचे आने की वजह से आपके मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो पॉलिसी है जिसमें हमने डिवैल्यूएशन नहीं किया, उसका हमें फ़ायदा हुआ। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट गिरी नहीं है, हमारे रिजर्व बढ़े हैं, हमारी डेट सर्विसिंग का हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारे लोग आप सुनना शुरू हो जाएंगे डिवैल्यूएशन होना चाहिए, डिवैल्यूएशन होना चाहिए। देखें, डिवैल्यूएशन किस करेंसी के सामने होना चाहिए? डॉलर के सामने, जो अपनी जगह खो चुका है। डॉलर इस वक्त अपने तौर पे काफ़ी वीक हो चुका है और हमारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी डिवैल्यू करें। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को बाकी काम ज़रूर करें, लेकिन ये डिवैल्यूएशन फैक्टर पे ना जाएं, वरना जितने अच्छे काम हैं ना सारे उल्टे हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर आपने डिवैल्यूएशन कर दिया, फिर महंगाई आप रोक नहीं पाओगे। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप पाकिस्तान आते हुए देख रहे हैं, इससे बढ़ेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों का पैसा बहुत बड़ी तादाद में दुबई जा रहा था। वो पैसा कम से कम आज की सिचुएशन में जाना बंद हो जाएगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए कि ये पैसा हम वापस लेके आएँ। अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है ऐसी, तो हम मशवरा ज़रूर दे सकते हैं। हमारे जहन में बहुत सारे आइडिया हैं और ये बड़ा अच्छा मौका हमें मिला है तो सिचुएशन अच्छी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि दुबई के अगेंस्ट में कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर सकता हूँ और करनी भी चाहिए। और वो इस वक्त ज़रूरी है हम कोई ऐसी पॉलिसी दें
कि ये पैसा आए। पिछले 6 महीने में मैंने DHA में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो DHA में, और DHA में मैंने देखा है बड़े अरसे से काम नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने देखा है पिछले साल से DHA में बहुत एक्टिविटीज़ हो रही है और बहुत काम हो रहा है, और DHA बहुत परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन जैसे अकील भाई आप कह रहे हैं कि बैरून ममालिक में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान से बाहर पैसा गया, तो ये तो बड़े लोग थे, सारे आम लोग तो नहीं थे। देखें, पैसा में आम आदमी के पास तो है भी नहीं। हाँ, तो बड़े बड़े हैं, इन्हीं की फेवर में देखिए, पॉलिसीज बड़े भी हैं और करप्ट लोग भी हैं। ज़्यादातर पैसा करप्शन का जाता है, और वो पैसा करप्शन का भी है, बड़े लोगों का भी है, तो ये पैसा वापस हम ला सकते हैं। एक अच्छी पॉलिसी हम देंगे। देखें, इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात जंग के बाद हमारे हालात उतने ख़राब नहीं है जितने मिडिल ईस्ट में मसाइल दिख रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ लोग परेशान भी हैं। और हमारे लोग तो खैर ब्रेव लोग हैं। पाकिस्तानी अगर कहीं बैठा हुआ है तो अभी भी बैठा रहेगा, वो भागेगा नहीं वहाँ से। लेकिन यूरोपियन, अमेरिकन तो वहाँ से निकल चुके हैं, और वो जाहिर बात है कि खर्चा करने वाले लोग भी हैं। जब खर्च करने वाले वहाँ से चले जाएंगे तो बूमिंग पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े लोग भी हैं और करप्ट लोग भी हैं जिनका बाहर पैसा है, पाकिस्तान से पैसा बाहर लेकर गए, तो इससे डायरेक्टली पाकिस्तान की मईशत असरअंदाज हुई। तो आप वेल कनेक्टेड हैं, तो किसी अहम जगह पे देखिए, मैं आपको हमारी एक लास्ट मीटिंग हुई थी, चेयरमैन नेब साहब आए थे, ठीक है, और चेयरमैन नेब साहब ने स्पीच में एक बात ज़रूर कही थी कि हम जो पैसा पाकिस्तान से जा रहा है हमारी उस पर नज़र है, और हम उन कंट्रीज से बात कर रहे हैं जिस मुल्क में ये पैसा गया है, और ये बहुत जल्द आप देखेंगे ये पैसा हम पाकिस्तान ला रहे हैं। हमारे आपस में एग्रीमेंट भी साइन हो रहे हैं। अब उस तरह की बात की थी, हो सकता है 19-20 हो या 18-20 हो, लेकिन लबाब यही था उनका कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लोग अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। और मैं भी यही समझता हूँ कि उनको हमें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, एक अच्छी पॉलिसी दे के उनको वापस लाना है। और जब आप अच्छी पॉलिसी दे के पैसा वापस लाते हैं तो यहाँ एक्टिविटीज़ बहुत है। पाकिस्तान फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर, लाइव स्टॉक, डेयरी, इन सेक्टर्स में इतनी गुंजाइश है। एग्रीकल्चर सेक्टर, आप अनलिमिटेड पैसा यहाँ बना सकते हैं। प्रोग्राम जारी है, एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। जी वेलकम बैक। अच्छा अकील भाई, एक बहुत कराची वालों का बुनियादी मसला है, और हर उस कारोबारी शख्स का मसला है जो आपकी तरह वेल कनेक्टेड नहीं है, ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े होना। अब इसको लेकर शिकायत जो है वो हमने देखा कि कराची से इस्लामाबाद तक भी पहुंची। तो इस वक्त करंट स्टेटस क्या है? और इसके साथ ऐड कर लीजिएगा कि जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब मैंने कराची देखा है, घूमा है, मैं इससे पहले भी कराची था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर जो है हमें हैरत होती है कि यहाँ लोग कारोबार कैसे करते होंगे, ये तो मुआशी हब है। देखें, मैं एक बात बता दूँ, कराची में MQM की भी हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी भी रही। एक ज़माना था कराची में जमात इस्लामी का भी ज़ोर था, जमीयत उलमा पाकिस्तान का भी ज़ोर था। तो बहुत सारे दौर आए, और बहुत सारे दौर में कराची बढ़ता गया। कराची आपने इतना बढ़ा दिया है कि इसको संभालना किसी के बस की बात नहीं है। कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कराची आपका नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज होता था। लोग कहते हैं कराची की 2 करोड़ की आबादी है, मैं गारंटी से कहता हूँ कराची 4 करोड़ की आबादी है। और इतना ज़्यादा हमने फैला दिया है कि शायद हैदराबाद भी जाके, मुझे अब आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कराची और हैदराबाद में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये कंबाइंड हो जाएंगे। अब उसको आप कहते हैं कि उसको आप ठीक करें। देखें, हमारे मुसलमानों का तो अकीदा होना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने शहर को मत फैलाओ। हमने अपने शहर को कोई जगह नहीं छोड़ी, अब इतना बढ़ा दिया। अब हम आके यहाँ शिकायतें करें, इस कराची को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर कैसे ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं अकील भाई? अब मैं आपको सियासी जमातें तो अपना अपना सोल्यूशन देती हैं। ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं कब्जे आज से तो नहीं हो रहे,
हम आबाद के फ़ौरन पे ये डिसाइड कर लें कि जो कब्ज़े वाली ज़मीन है कोई ख़रीदेगा नहीं, कब्ज़ा खुद ब ठीक हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम्स पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं है। प्रॉब्लम्स का तरीके से हल बैठ के निकालना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, अगर शिकायत किसी से है, हम फोरम पे जाएं, बात करें, जो बैठे हुए उन्हीं से बात करें ना। हम टीवी पे आके शिकायतें करेंगे, उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। उससे क्या होगा, वो कहेंगे भाई हमने क्या किया है, आप हम एक टीवी पे बैठ के गालियाँ क्यों देते हैं। हमारे फेडरेशन से ये कांटेक्ट में है, चेंबर से कांटेक्ट में है, आबाद से कांटेक्ट में, हम जाएं, बात करें, भाई हमें ये शिकायतें आप हमारी दूर करें। अच्छा, पानी की भी शिकायतें, सीवरेज की भी शिकायतें, DHA की भी शिकायतें थी। DHA ने अपनी शिकायतें जो थी काफ़ी कम कर दी। इसी तरह हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट ये नहीं हो सकता कि हमें जवाब नहीं देगी, गवर्नमेंट हमें जवाब देती है। बैठ के डायलॉग करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब कराची का रहने वाला है, कराची में बसता है, उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम गिरेबान से पकड़ सकते हैं। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको जाके शिकायत करें। आज मैं आपके पास शिकायत करूँगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा, उससे क्या होगा, बदमज़गी होगी। मैं अपने लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई आओ आओ, हम जाके मिलते हैं ना। नहीं काम करेगा फिर हम 50 और शिकायत कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी सियासत ना चमकाएं, हम उनसे डायरेक्ट बात करें। देखें, हेल्थ के हवाले से मैं मिलता रहा हूँ, आप यकीन करें, सिंध में हेल्थ के हाल से मैं गारंटी देता हूँ कि चारों सूबों में सबसे बेस्ट काम हो रहा है, सिंध में हो रहा है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई आके मुझसे डिबेट कर ले। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है, आप समझते हैं? ठीक नहीं है, सिंध प्रॉब्लम है। मैंने कहा सिटी बहुत बड़ी है जी, इसके लिए पैसा बहुत चाहिए। हम आए, गवर्नमेंट से मिले, गवर्नमेंट को बताएं कि भाई ये आपके 100 अरब रुपए, अब कराची 100 अरब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अकील भाई 4 साल से बन रहे ना यूनिवर्सिटी रोड BRT के लिए, आप देखें ना, तो कहाँ जाए लोग। उसकी वजह है ना, कराची को ठीक करने का मशवरा हम देते हैं ना आपको। मुझे एक बात बता दें, ये कराची पोर्ट सिटी है, पूरे पाकिस्तान का सारा कार्गो यहाँ से जाता है। जो ट्रॉलर पोर्ट से जाता है वो एक्सेस लोड लेके जाता है। आप 10 दफ़ा ये रोड बना दे, 10 दफ़ा ये रोड टूट जाएंगे। नंबर 1, एक्सेस लोड पे बैंड लगाओ। जिस दिन आप बैंड लगाओगे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रोडों पे आ जाएंगे कि हम मर जाएंगे। फिर आप अलाउ करोगे। आप मुझे एक बात बताओ, एक ट्रक जिस पे लिखा हुआ है कि 25 टन इसकी कैपेसिटी है, आप 50 टन लेके जाओगे, उसकी ब्रेकें लगेगी? आप बताओ, लगेगी? एक्सीडेंट होगा ना। तो कराची में ये प्रॉब्लम है। कार्गो ट्रेन 50% कार्गो लेके जाती थी, अब 1% लेके जाती है। 99% ट्रक से जाता है। क्या आपकी रोड में इतनी जान है कि ये 99% पोर्ट का कार्गो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर सकती है? नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ इन रोडों को आप 100 दफ़ा बनाओगे, 200 दफ़ा टूट जाएगी, 200 दफ़ा बनाओगे, 400 दफ़ा टूटेगी। आप मसले का हल निकालना है तो बात करो जो पूरे पोर्ट में आपकी ट्रेन पटरी बिछी हुई है। क्यों नहीं लगाते हम कार्गो ट्रेन, क्यों नहीं चलाते? क्यों हम ट्रक के ऊपर डिपेंडेंट हैं? सारे ट्रक हमारे शहर के अंदर से जाते हैं। तो ये भी तो हुकूमत ने चलानी है अकील भाई। मैं कह रहा हूँ, तो आज तक आप मुझे बताएं कितने टीवी चैनल पे आपने ये बात सुनी है जो मैंने आज की है? हाँ एग्जैक्टली, आप कह रहे हो ये सारे काम, स्टेप्स जो हैं ये मैं कहता हूँ ये सारे स्टेप्स हम ठीक कराएं। ये सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है, वफाक का काम है। पोर्ट वफाक के अंडर में आती है, सारा बेनिफिट वफाक लेके जाता है। पोर्ट के पास बेतहाशा पैसा पड़ा हुआ है, उसको बोलो यार तुम्हारी वजह से हमारा ये कह रही है कि कराची को वफाक के हवाले करें, तो फिर आप इससे एग्री कर रहे हैं? कराची को वफाक के अंदर ले जाएं, कराची को सिंध के अंदर रखें, इसमें झगड़े तासुब बढ़ता है। अक्ल की बात ये करो कि कराची के जो इशू है हम उस पर बात करें। हम सियासत करने जाएंगे, जब MQM थी MQM कर लेती, पावर में थी ना, पूरे कराची का मैंडेट उनके पास था ना, कराची हैदराबाद का मैंडेट था इनके पास। अगर उनसे नहीं हुआ है तो कराची की बेहतरी के लिए हम डायरेक्ट कहेंगे कि फला ये काम करो। इससे बेहतर नहीं है कि हम उनको कहेंगे ये कार्गो ट्रेन शुरू कर दो, हम इनको ये कह देंगे नए रोड्स बना दो।
हम उनको ये कह दें कि ये कंटेनर बाहर ले जाओ, कंटेनर वाले ट्रक बाहर से निकालो। नॉर्दर्न बाईपास हमारे पास है, हमारे पास केमारी से पूरा सी है, यहाँ से लेके हम ये जो नया रोड बना है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। मुझे दे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 90 दिन के अंदर मैं पॉलिसी बनाऊंगा, इस कराची में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो प्रॉब्लम जो है उस पर बात करते हैं। अच्छा अकील भाई, पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल कायम कर ली गई है, आप बड़े सरमायाकार हैं और आजकल क्रिप्टो जो है वो हर दूसरे नौजवान का इसमें इंटरेस्ट है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो हमने क्रिप्टो काउंसिल कायम की किसी प्रेशर में कायम की है या ये वक्ती ज़रूरत थी? और साथ साथ के जो नौजवान क्रिप्टो में जा रहे हैं, मैं आपको बताएं, देखें मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मेरी फाउंडेशन के बगैर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? हो सकती है? तो फिर क्रिप्टो के पीछे है क्या? क्या गैम्बलिंग करके आप मुल्क चला लोगे? हम अपने बच्चों को जुआ खाने में फेंक देंगे? क्या हो गया? क्रिप्टो क्या है? एक इंडस्ट्री है लक्की सीमेंट, उसके पास एक फैक्ट्री है, उसके आप शेयर खरीद लो, वो तो बढ़ सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो है क्या? ये जिन्होंने निकाला है ये डीप पॉकेट वाले लोगों के लिए, ये हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए नहीं है। हमारे बच्चे बेचारे लेंगे, 1.25 लाख था रेट, वो आ गया 60,000 पे। आपके जितने यंग इन्वेस्टर थे वो सब गायब हो गए। एक झटका आएगा 80 होगा, दूसरा 70 आएगा, खरीदने वाला भी गायब हो जाएगा और बेचने वाला भी गायब हो जाएगा। हम उनको उस तरफ क्यों लेके जाएं? हम उनको माइनिंग पे क्यों ना लेके जाएं? उनको ऑयल एंड गैस पे क्यों नहीं लेके जाएं? उनको लाइव स्टॉक्स पे क्यों नहीं लेके जाएं? हम उनको डेयरी पे क्यों नहीं लेके जाएं? हम उनको एग्रीकल्चर में क्यों नहीं ले? ये अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ है। ये बच्चे वहाँ जाएंगे, इंशाल्लाह ताला इनको कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा, ये अपने ख़ानदान के ख़ानदान संभाल लेंगे। एक ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ के पीछे इनको हम ढकेल दें ताकि ये रोड पे खड़े होकर रो रहे हों और लोगों के पास मशवरे ले रहे हों कि मैं फंस गया हूँ, मैं नुकसान कर गया हूँ। अच्छा अकील भाई, बानी पीटी इमरान खान के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो जेल जाने के बाद क्या आपने मुलाकात की कोशिश की या कोई पैगाम उनको पहुंचाया? मुझे अगर मौका मिलेगा, मेरा बहुत ताल्लुक है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं वो, थे भी। कोई पैगाम आया, कोई दिया जेल के जाने के बाद? देखें मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हाँ शौकत खानम वगैरह के ऊपर हम लोग हैं और हम फंड रेजिंग वगैरह में हिस्सा लेते हैं और अभी भी उसी तरह हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पहले के मुकाबले में फ़ंड कम आ रहा है। तो हमारी लोगों से अपील है कि इस तरह प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करें, आप ही के सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे और इस तरह के प्रोजेक्ट को, सियासत को आप छोड़ दें, लेकिन जो वेलफेयर के काम है उसको आप मत छोड़ें। बहुत शुक्रिया अकील भाई, थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़ोहेब मंशा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।